नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाले एग्जाम्स की शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज आपके सामने फिर से बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं। बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं। आप मेरे साथ में दोस्तों अंत तक बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, क्योंकि वीडियो आज बड़ी शानदार होने वाली है। दोस्तों, आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है। और बात करेंगे 17 सितंबर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके के ऊपर सभी दोस्तों को पता होगा कि 8 चीते लेकर आए जा रहे हैं। 8 चीते भारत में आएंगे। 8 चीते। चीते मतलब पहले भी आपको पता होगा। आज देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का जिक्र करें तो 17 सितंबर के बारे में बताया जाता है। 17 सितंबर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, इनका जन्म दिवस भी है। 17 सितंबर को ही जन्मदिन भी है, ठीक है, बर्थडे भी है कहने का मतलब। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है, इसके ऊपर एक कूनो नेशनल पार्क है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क। और ये कूनो नेशनल पार्क जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और इस कूनो नेशनल पार्क को 8 चीते मिलेंगे दोस्तों, 8 चीते। देखिएगा, भारत में लगभग 70 साल के बाद, भारत में लगभग दोस्तों 70 साल के बाद में 8 चीते बाहर से मंगाए गए हैं। और विशेष रूप से यदि दोस्तों जिक्र करें ना, 8 चीतों का यदि जिक्र किया जाए, 8 चीतों का यदि जिक्र करें तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के ऊपर जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इस नेशनल पार्क को 8 चीते मिलेंगे। ये 8 चीते कहां से मंगाए गए हैं तो नामीबिया के नाम से एक देश है, नामीबिया के नाम से, वहां से ये 8 चीते मंगाए गए। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना दोस्तों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसमें बताते हैं कि 1947 में भारत के पास में 3 चीते हुआ करते थे, 3 चीते। लेकिन 1947 में तो पता लग गया कि अपने पास में टोटल जो चीतों की संख्या हुआ करती थी दोस्तों, वो कितनी हुआ करती थी, 3। लेकिन उत्तर कोरिया का एक राजा हुआ करता था, उसने इन तीनों जो चीते हैं इनको शिकार के दौरान मार दिया था। 1952 में भारत सरकार ने ये कह दिया था कि वर्तमान में भारत के अंदर कोई भी चीता नहीं है। ऐसा भारत सरकार ने कह दिया था, ठीक है, भारत में कोई भी चीता नहीं है, 1952 के अंदर कह दिया था। लेकिन 1952 के बाद 2022 के अंदर भारत में 8 चीते नामीबिया देश से मंगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के ऊपर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो चीते हैं, 8 चीते, ये कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। भारत में नेशनल पार्कों की संख्या का जिक्र करें तो दोस्तों एक नेशनल पार्क है भारत में 109। एक नेशनल पार्क अपने पास में दोस्तों जिसका नाम है कूनो, और ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिसको 8 चीते मिलेंगे। और दोस्तों चीते की रफ्तार बाघ की पकड़ के ऊपर ना कभी संदेह नहीं करते, ध्यान रखना। चीते की रफ्तार का जिक्र करें तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चीता दौड़ता है। और चीते की रफ्तार और बाघ की पकड़ के ऊपर दोस्तों कभी ध्यान रखना संदेह नहीं करते। और चंद्रास की पढ़ाई के ऊपर कभी संदेह नहीं करते। चलो कोई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। भारत में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दोस्तों भारत के किस चिड़ियाघर को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भारत के किस चिड़ियाघर को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत के किस चिड़ियाघर को दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? बहुत शानदार प्रश्न है। मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक दोस्तों जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। भारत के किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में घोषित किया गया है तो दोस्तों आप बता देना दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है ना, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर हाल ही के अंदर कौन सा बना है तो प्यारे साथियों आप बता देना दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग कहां है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों तो ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का दोस्तों राज्यपाल का जिक्र करें तो एल गणेशन। पश्चिम बंगाल का यदि राज्यपाल पूछे तो दोस्तों आप बता देना एल गणेशन। पश्चिम बंगाल का यदि मुख्यमंत्री पूछे तो ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चिड़ियाघर वो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बना है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बना है। लेकिन दार्जिलिंग की पहाड़ियां भी है,
और प्यारे साथियों, ये दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां है ना, ये किसके लिए, ये दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं ये किसके लिए फेमस है, तो आप बता देना चाय के लिए। भारत में पहले, सबसे पहले जो चाय का रोपण किया गया था ना, वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, कच्छार असम में, और ध्यान रखिएगा नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर भारत में पहली बार चाय का रोपण किया गया था। तो क्लियर रखिएगा, बहुत शानदार है। किस चिड़ियाघर को दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर। और दार्जिलिंग है ये अपने आप में किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों आप बता देना चाय के लिए फेमस है, चाय के लिए दार्जिलिंग, ठीक है ना। क्लियर रखिएगा, दार्जिलिंग चिड़ियाघर है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बना है, सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हुआ है, किस देश के पूर्व एम्पायर। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हुआ है, असद रऊफ का निधन हुआ। किस देश के क्रिकेट के पूर्व एम्पायर, किस देश के क्रिकेट के पूर्व एम्पायर, किस देश के क्रिकेट के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हुआ है, तो दोस्तों आप बता देना पाकिस्तान। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान जिसकी राजधानी पहले दोस्तों कौन सी हुआ करती थी, कराची। आज इसकी पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों आप बता देना इस्लामाबाद। और ये ध्यान रखिएगा, कराची से राजधानी इस्लामाबाद कब बनी थी, तो आप बता देना 1959 में। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कराची से क्या बना दी गई थी दोस्तों, तो आप बता देना इस्लामाबाद बना दी गई थी। तो हाल ही के अंदर किस एम्पायर का निधन हुआ है, असद रऊफ का। उसका संबंध कहां से था, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान और भारत के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है, तो आप बताएंगे रेड क्लिफ रेखा, जो कब खींची गई थी साथियों, तो 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है, भारत का कौन सा राज्य है जो कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का, या क्वेश्चन थोड़े दिन के बाद में यह भी बन जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने कन्नड़ भाषा को अपनी भाषा बनाया है या कन्नड़ भाषा के लिए कानून बनाया है। तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जो कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए, कन्नड़ भाषा को दोस्तों अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा, तो दोस्तों आप बता देना कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कर्नाटक स्टेट जो है ना, कर्नाटक राज्य है, ये कानून बनाएगा, कर्नाटक कानून बनाएगा। दोस्तों कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, तो आप बता देना मैसूर। और मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कब हुआ था, तो आप बता देना 1973 में। मैसूर पहले हुआ करता था, मैसूर का नाम बदल के दोस्तों कर्नाटक कब किया गया था, तो दोस्तों आप बता देना 1973 में। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। दोस्तों कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता देना बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। दोस्तों कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक का राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने की सोची है, या कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा, तो दोस्तों आप बता देना कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक 1973 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों आप बता देना राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत यहां का राज्यपाल है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगी आज की जो करंट अफेयर की है ना, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। दोस्तों अखिल भारतीय हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी कौन से शहर ने की है। दोस्तों क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि हाल ही में कौन से राज्य ने या कौन से शहर ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी की है। दोस्तों मेजबानी की है तो कौन से शहर ने की है, तो दोस्तों आप बता देना सूरत ने। अरे हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी कौन से शहर ने की है, तो प्यारे साथियों आप बता देना सूरत ने मेजबानी की है, सूरत ने। और सूरत जो है ना दोस्तों, ये किस नाम से भी जाना जाता है, जवाहरात नगरी के नाम से भी जाना
जाता है? दोस्तों सूरत कौन सी नदी के ऊपर है? तापी नदी के ऊपर, जिसकी लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहने वाली नदी, जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना, तापी। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी कौन से शहर ने की है? सूरत ने। सूरत कहां है? गुजरात में। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल का जिक्र करें ना, गुजरात का राज्यपाल यदि देखें तो प्यारे साथियों राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन जिक्र दोस्तों राजभाषा का आया है प्यारे साथियों, यदि जिक्र राजभाषा का आया, बहुत शानदार प्रश्न है, यदि जिक्र राजभाषा का आया है तो ध्यान रखिएगा, अपनी जो राजभाषा है ना, राजभाषा वो कौन सी है? तो आप बताएंगे हिंदी। और हिंदी को आधिकारिक रूप से कब मिलाया गया था, कब शामिल किया गया था? 14 सितंबर 1949 में। और हिंदी दिवस भी कब मनाते हैं दोस्तों? तो 14 सितंबर को। और हिंदी का वर्णन कौन से आर्टिकल में मिलता है? 343 जो 1 है ना, 343 1, इसके अंदर हिंदी का वर्णन मिलता है। हिंदी का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 343 1 में मिलता है। और हिंदी जो है ना, हिंदी, इसे आधिकारिक रूप से कब माना गया था? 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 में आधिकारिक रूप से हिंदी को माना गया था। तो क्लियर है, ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? हाल ही में दोस्तों भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड बना है ना, वो कौन सा बना है? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, वो कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना, टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही के अंदर, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है वो टाटा टीसीएस बना है। और टाटा टीसीएस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, इसकी स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। मैसूर जो अपने पास में मद्रास है ना, मद्रास, उस मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु भी 1968 में ही हुआ था। लेकिन प्यारे दोस्तों टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में की गई थी। और टाटा ग्रुप की स्थापना जेआरडी टाटा ने की थी। और टाटा ग्रुप को जब 100 साल हो गए थे ना, 1968 में शताब्दी हो गई थी, तो 1968 में जब टाटा ग्रुप को 100 साल हो गए थे, तो उन्हीं ने मतलब 100 साल के उपलक्ष्य में टाटा टीसीएस की स्थापना की थी। और हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड बना है ना दोस्तों, वो टाटा टीसीएस ही बना है, टाटा टीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मार्ट सिटी के बाद, स्मार्ट सिटी के बाद भारत का कौन सा शहर डिजिटल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी के बाद भारत का कौन सा शहर है जो डिजिटल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों आप बता देना, इंदौर। इंदौर, इंदौर कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी के बाद कौन सा शहर डिजिटल सिटी, स्मार्ट सिटी के बाद में कौन सा शहर डिजिटल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, इंदौर को किया जाएगा, इंदौर। और इंदौर कहां है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये राज्यपाल है। लेकिन स्मार्ट सिटी के बाद डिजिटल सिटी, मतलब वहां पर इंदौर के अंदर रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक है ना, इंदौर के अंदर जो रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक है, इंदौर के अंदर जो रहने वाला प्रत्येक नागरिक है, उसका डिजिटल एड्रेस हो जाएगा। रे डिजिटल एड्रेस, ध्यान रखिएगा, डिजिटल एड्रेस उसका हो जाएगा। लेकिन इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल कौन सी नदी के ऊपर है? तो साथियों आप बता देना, बेतवा नदी के ऊपर है, बेतवा नदी के ऊपर। तो स्मार्ट सिटी के बाद में कौन सा शहर डिजिटल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आप बता देना दोस्तों, इंदौर को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बेहद खतरनाक होने वाली है और बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना आप। ठीक है, क्लियर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में विश्व प्रसिद्ध किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोजर जो फेडरर है ना, रोजर जो फेडरर है, इस रोजर फेडरर ने हाल ही के अंदर दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा की। मतलब संन्यास लेने की घोषणा मतलब कोई भी ये टेनिस से रिलेटेड कोई भी कप वगैरह कोई भी नहीं खेलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेनिस से संबंधित संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है?
भारत के किस क्रिकेटर ने, दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारत के किस क्रिकेटर ने, तो दोस्तों आप बता देना रोबिन जो उथप्पा है ना, रोबिन उथप्पा, इसने हाल ही के अंदर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। दोस्तों हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने, हाल ही में दोस्तों भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप बता देना रोबिन उथप्पा। रोबिन जो उथप्पा है ना, इसने क्रिकेट के सभी जो प्रारूप है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोबिन उथप्पा ने। और क्रिकेट का जिक्र आया है तो क्रिकेट का जो खेल का ग्राउंड होता है ना दोस्तों, क्रिकेट का खेल का ग्राउंड, वो किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना पिच के नाम से। क्रिकेट का खेल का मैदान पिच के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, पिच के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है, अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी के नाम से है। अब हम उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे दोस्तों जो अपने पास में स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो हाल ही के अंदर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नर्मदा और तापी नदियों के जल को विभाजित करने वाली पर्वतमाला। अपने पास में एक क्वेश्चन आता है कि एक अपने पास में दोस्तों नदी पड़ती है नर्मदा, एक अपने पास में नदी पड़ती है तापी, और नर्मदा और तापी नदी के जल को विभाजित करने वाली दोस्तों जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है? सतपुड़ा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नर्मदा और तापी नदी के जल को विभाजित करने वाली, जल को दो हिस्सों में बांटने वाली पर्वतमाला सतपुड़ा है। सतपुड़ा जिसका सर्वोच्च शिखर दोस्तों कौन सा है? धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी जिसका ऊंचाई कितना मीटर है दोस्तों? 1350 मीटर है। लेकिन नर्मदा नदी का जिक्र आया है तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, और दोस्तों तापी नदी की लंबाई का जिक्र करें तो 724 किलोमीटर तापी नदी की लंबाई है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश दोस्तों किसे कहते हैं? नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप बता देना ओस्लो। और शांति के नोबेल अवार्ड, शांति के नोबेल अवार्ड कहां पर दिए जाते हैं? तो दोस्तों ओस्लो में दिए जाते हैं। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन। और मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। और नॉर्वे कहां है? यूरोप में। और दोस्तों याद रखना, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। जापान। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आप बता देना जापान को उगते सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1999 में कितने देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया था? 1999 के अंदर, 1999 में घटना 1 जनवरी की है। 1 जनवरी 1999 में कितने देशों ने यूरो जो मुद्रा है ना, यूरो मुद्रा जो विश्व में सबसे ज्यादा देशों ने अपनाई हुई है, वो कितने देशों ने एक साथ अपनाई थी? तो आप बता देना 11 देशों ने। दोस्तों यूरो मुद्रा को एक साथ कितने देशों ने अपनाया था? तो 11 देशों ने। सर्वाधिक चांदी भारत में, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहां होता है? तो दोस्तों आप बता देना राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी होती है। सबसे ज्यादा जो काफी मात्रा में राजस्थान में खनिज मिलते हैं, जिसमें चांदी तो सबसे ज्यादा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी बहती है? एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम का नाम सुना होगा आपने। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आप बता देना एक्सटेल नदी। एक्सटेल नदी है ना, एक्सटेल नदी, ये एम्स्टर्डम से बहती है। अब दोस्तों एम्स्टर्डम का जिक्र करें तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध शहर है ये। क्यों? क्योंकि जब भारत ने ओलंपिक में पहली बार मेडल जीता था ना 1928 में, तो वो ओलंपिक भी कहां हुआ था दोस्तों? एम्स्टर्डम में ही हुआ था। क्लियर है ना? क्लियर रखिएगा दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो देख लेना, जो करना हो वीडियो के साथ में वो करना। तो आज के लिए तो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।